रेक्टेंगुलर लूप ईयरफोन लगाए रखना, आवाज़ सुनो हम बोल रहे हैं। ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द एरिया, रेक्टेंगुलर लूप लिखा हुआ है जिसका एरिया दे रखा है ऑफ द एरिया 20 इंटू 30, और 20 इंटू 30 में इसमें एक लेंथ हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, ब्रेथ, और 20 इंटू 30 आगे लिखा हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field। ये रेक्टेंगुलर और कहाँ रख दिया हमने आज, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंटेंसिटी, ऑफ द इंटेंसिटी 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर इसका यूनिट होता है, वेबर, वेबर हाँ वेबर मैग्नेटिक यूनिट है, वेबर में लिखा हुआ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, या हाँ टेस्ला है, ये टेस्ला बोलते हैं इसको। और मैग्नेटिक फील्ड अपनी इंटेंसिटी 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप लगा दीजिए। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप। आपको ये बताना लूप के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ होगा। व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज, दो प्रश्न डाल दिए इन्होंने, लूप के ओरिएंटेशन से रिलेटेड हो गया। प्लेन ऑफ द लूप इज, पहले में era परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे में कह रहा है इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। बेहतरीन सवाल। आपको फ्लक्स निकालने के लिए क्या क्या याद होना चाहिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका इंक्लाइनेशन ओरिएंटेशन पता होना चाहिए। इस न्यूमेरिकल को पढ़िए ईमानदारी से भाई, तीनों चीज़ें डाटा में मिल रही कि नहीं मिल रही। चलो एक पार्ट डालिए, लिखिए गिवन एरिया, बोलो एरिया क्या है यहाँ पर, एरिया 20 इंटू 30, यूनिट मेरा मेहरबान है, यूनिट SI में CGS में है ये, और ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो, एरिया मिल गया, लेकिन इसको CGS में लिखना क्योंकि हमें न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करने होते हैं। ए इन सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं 10⁻⁻² मीटर है ना, ऐसे ही बोलते हैं। और ए इन सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और ये हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और सरल कर लीजिए, 6 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। चलिए एरिया को मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोलो, बी बराबर 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नहीं, जो उसने यूनिट लिखा वही लिखना आपको। 5 बराबर बी ए, ये सीखो आपने जनरल बी ए, स्पेशल केस बी बराबर हो गया 5/A, और ये हो गया वेबर यानी अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको टेस्ला बोलते हैं। तो अभी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये WB, दिस द सिंबल ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इन्हें ये देखो जरा, ये जो प्लेन था, ये प्लेन पहले वाले सवाल में, प्लेन ऑफ द लूप नहीं इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपने अपने नोट्स में मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे विजुअलाइज करते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं हम लोग, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहे हैं। देखो सारे बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने हॉरिजॉन्टल बना दी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल बनाई हुई है और प्लेन एक परपेंडिकुलर है, और इसका रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन हम बना दे रहे परपेंडिकुलर। ये लीजिए, इधर राइट हैंड साइड में बना लीजिए, विजुअलाइज करिए, पिक्टोरियल डायग्राम बनाइए, और ये हो गया परपेंडिकुलर लूप यानी प्लेन परपेंडिकुलर हो गया टू द डायरेक्शन ऑफ अपनी मैग्नेटिक फील्ड। ये लीजिए जरा एरिया वेक्टर बना सकते हो, एरिया वेक्टर देखो, यानी जब तक ना बोला जाए वो हम एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंगल 0 वाला बनाएंगे।
जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन बना इधर दिखाओ डॉट 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 ये लीजिए। हमें सब देखने लगा अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो एरिया जो है वो पैरेलल हो जाएगा फील्ड ए। अब जरा और एरिया वेक्टर में और बी वेक्टर के बीच एंगल क्या दिख रहा है? हाँ तो ये देखो ये हो गया अंडरस्टूड डाटा। कौन सा डाटा हो गया ये? हाँ तो यही को देखना, इसको हमने समझ लिया, ये हमने बना लिया, देख लिया। तो अब आइए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का सिंबल बोलिए फाई और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप, तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है हमें। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप फाई इक्वल टू बी इंटू ए ऑफ अपनी थीटा। बंद कर दो डब्बे में अच्छे से और ये फॉर्मूला यूज्ड। अब सर आप बता दीजिए आप समझदार हो, 90 प्लस 95 प्लस में आ रहे हो और ये पेपर में बोर्ड में नवंबर में रखा हुआ मिला मान लो MCQ में। आइए क्या करेंगे हम, बी की वैल्यू 0.3 लिखा हुआ है इंटू एरिया की वैल्यू आपने अभी निकाली, बोली क्या थी एरिया की वैल्यू बोलो? 6 इंटू 10 और -2। हाँ ठीक, वेरी गुड। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब आइए फाई की वैल्यू बोलो, कौन आना चाहेगा? बोलिए क्या बाहर आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड, यही आ रहा है। 3 नंबर का सवाल था, इससे आपको बोर्ड परीक्षा में 1.5 मार्क मिल जाएगा। सब्जेक्ट क्वेश्चन आएगा अप्रैल में, तो ठीक है। चलिए ये हो गया बी पार्ट। जरा सोचो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट कर सकते हो आप लोग? देखो ये कह रहा है, सुनो फिर एक बार ध्यान से सारे बच्चे सुनना। ये मान लो ये प्लेन हमने बना दिया, सुनना बहुत ध्यान से। और ये एरा प्लेन जो है यहाँ पर प्लेन ऑफ द लूप जो है इस तरह से प्लेन लैंड है कि वो एट द 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 इसका एंगल बन रहा है प्लेन का। देखना जरा ध्यान से, प्लेन और ये हो गया ऐसा एरिया वेक्टर। आप सबको मालूम है ये एरिया वेक्टर प्लेन जो है ये आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर है। तो अभी प्लेन की चर्चा हो रही है। ये हमने सपोज दिस द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन और इसको अभी हटा दे रहे। ये मान लो ये जो है ये नहीं परपेंडिकुलर मान लिया। क्या मान लिया हमने? परपेंडिकुलर। और ये जो कॉन्टिन्यूस लाइन है ये हमने नहीं मान ली, इसका प्लेन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन। और ये है दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया बी। तो सवाल ये कह रहा था कि ये जो प्लेन है दिस लाइन यानी इंडिकेट द प्लेन, और प्लेन यानी ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री जो हम अल्फा बोलते थे। पूरा एंगल ये 90 डिग्री। तो ये दिस रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर, दिस द सिंबल ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये एनालिसिस डायग्राम कहलाता है, एनालिसिस डायग्राम जिससे हम कैलकुलेशन करें और आपको विजुलाइज भी कर दे। ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा अगर ये 30 दिया है तो 90 माइनस में 30 करोगे। हाँ ये हमने आपके नोट्स में साथ अभी अल्फा लिया हो, याद है? तो ये अल्फा नहीं चलेगा, फ्लक्स निकालने अल्फा नहीं चलता, फ्लक्स निकालने कौन सा चलेगा? हाँ और बी पार्ट डालिए और ये इन दिस केस थीटा बराबर 90 माइनस 30। ये मेन चीज़ है, ये फिगर बनाना सीखो आप लोग। और थीटा बराबर कितना हो गया बोलिए? बस ये हो गया। और 60 की वैल्यू 1/2 होती, जो पहले रिजल्ट आया उसका आधा आ जाएगा। तो मैनुअली ये था, हाँ मैनुअली ये था, ये फिगर बनाइए आप।
ये फिगर बनाइए जो ये आपको मूविंग ऑयल गैल्वन और MCG पढ़ाना है 5 मार्क क्वेश्चन में, उसमें भी यही बार बार हमें आने पड़ेगी। बना लिया? अब आइए और फिर हमें आइए फिलहाल निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग में जरूरत पड़ी आपको। बी की जरूरत पड़ी, ए की जरूरत पड़ी और थीटा की जरूरत पड़ी। वेरी गुड। ओरिएंटेशन वो इस तरह लैंड है मैट्रिक फील्ड के साथ में। अच्छा ए इन्हीं अब हम सेकंड लेक्चर में आते हैं। फैराडे का सेकंड लेक्चर, फैराडे का सेकंड लॉ। तो जरा फैराडे का सेकंड लॉ यानी क्या कहता है, इंड्यूस ईएमएफ आप मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो, जरा देखो जरा। ई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ई बराबर d∅/dt, ऐसा तुमने सुना था? अगर मान लीजिए उसमें नंबर अपनी टर्न n होते और n इंटू d∅/dt हो जाता टोटल फ्लक्स, टोटल यानी इंड्यूस ईएमएफ। ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ यानी कॉइल यानी है द नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N। और फिर हमने ये भी आता जरूरत पड़ने पर हमने n को अंदर और बाहर दोनों जगह ले जा सकते हैं। और n इंटू फाइव इंटू ये मॉड्यूलस ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू d/dt ऑफ n⁵। और आपको याद हो n⁵ को हमने क्या लिखा है, फ्लक्स लिंकेजेस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो बहुत कम बोल पाते बच्चे, फ्लक्स लिंकेजेस है। इन अदर वर्ड वी मे से दिस द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल हैविंग द कैपिटल N टर्न। तो ये इससे भी प्रॉब्लम बन आएगी और वो भी अभी हम बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 डालिए और हम बोल रहे हैं, लिखते चलिए हमारे साथ। प्रॉब्लम नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 डाल लिखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a oil, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, इसके साथ लिंक्ड है। हाँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका मतलब ये हुआ उस यानी कॉइल के प्लेन के साथ जो फ्लक्स गुजर रहा है वो प्लेन के ऐसा होना चाहिए। इज वेरिंग फ्लक्स क्या कर रहा है, फ्लक्स यानी कॉन्स्टेंट या फ्लक्स वेरी कर रहा है, वेरिंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू रिलेशन। और ये रिलेशन हम ले रहे हैं फाई इक्वल टू 5tu प्लस 4t²। 5 स्मॉल टी फॉर टाइम पावर 3 लगी है प्लस 4t², ठीक है, प्लस 2t माइनस 5। आगे ले लो वेबर। ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ये फ्लक्स यहाँ पर वेरी कर रहा है। जिस फील्ड में ये कॉइल पड़ी हुई है उस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर ये फ्लक्स वेरी कर रहा है, ठीक है। और मैं यह सवाल में लिखिए, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी आने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द टाइम t बराबर एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालने के लिए बोल रहा है। एट द टाइम t टू से इन लीजिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए और अपने यानी कॉन्सेप्ट देखिए। हम 2 दिन में लेक्चर जो पढ़े हुए हमें क्या क्या समझा हमने। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी सवाल में यानी आपने किसी कॉइल के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और उस यानी इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूले आपके पास उपलब्ध है, अवेलेबल है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन फ्लक्स निकालना है या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब होता है यानी यू हैव टू मेजर द चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम।
तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में बोल रहा है, टी बराबर 2 सेकेंड में बोल रहा है। जब कोई यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कोई वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग कैलकुलस का हेल्प लेते हैं, इसका सहारा लेंगे हम लोग। हाँ, कैलकुलस आ लेंगे। कैलकुलस क्यों लेंगे? क्योंकि आपको कौन सा डाटा निकालने के लिए बोल रहा है? इंस्टेंटेनियस फ्लक्स निकालना है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकालना है और वो पर्टिकुलर इंस्टेंट टी बराबर 2 सेकेंड का है। ठीक है, जरा इसलिए क्वेश्चन को जरा देखो ध्यान से और हमें बताओ ये क्वेश्चन हमें क्या इशारा कर रही है, ये क्वेश्चन हमें क्या समझा पा रही है कि दिस क्वेश्चन इंडिकेट दैट फ्लक्स लिंक विद द कॉइल दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम स्मॉल टी। फ्लक्स इस पर डिपेंड कर रहा है। चलो और टी बराबर 0 सेकेंड फ्लक्स कितना रहा होगा? टी यहाँ पे इक्वेशन टी बराबर 0 आई और फ्लक्स की वैल्यू आई क्या रहा? हाँ, ये हो गया -5 वेबर। वेरी गुड। चलिए टी बराबर 1 पे बता दीजिए। अरे 1 पे 5 4 5 4 9 9 2 11 11 5 कम कर दो। बोलिए। कोई 7 बोल रहा, कोई 6 बोल रहा है। हाँ 6 वेबर। और देखो आप देख रहे जैसे जैसे टाइम नहीं हमारा चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे फ्लक्स क्या हो रहा है? वही है या बदल रहा है? चेंज हो रहा है। और ये फ्लक्स नहीं वेरिएबल है ना, फ्लक्स कैसा है? वेरिएबल। और वेरिएबल फ्लक्स नहीं अगर किसी यानी कॉइल के साथ गुजर रहा है फ्लक्स वेरिएबल को क्या बना देगा? ईएमएफ इंड्यूस कर देगा ना। और यही को हमने देखा है यहाँ पे इन द हियर वी सी दैट फाई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। इस न्यूमेरिकल में फाई जो है टी का फंक्शन है। द वैल्यू ऑफ द फाई डिपेंड्स अपॉन द टाइम टी, यानी ये भी वेरिएबल है और यहाँ टाइम भी वेरिएबल है। टाइम के बारे में क्या सोचते हो? कौन सा वेरिएबल है ये? और ये वाला वेरिएबल बोलो। ठीक है, फैराडे को याद कर लो। जैसे हम लोग राम 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 बोलते हैं, आप हम लोग को फैराडे बोलेंगे। फैराडे फैराडे फैराडे। और फैराडे क्या बोलते हैं? सुनना मतलब है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। कौन सा लॉ लगा रहे हैं बेटा हम लोग? फैराडे का सेकंड लॉ। हाँ, फैराडे लेंज लॉ लगा रहे हैं, लेंज की जरूरत नहीं है, हम बिना लेंज के काम चला लेंगे। फैराडे सेकंड लॉ बोल रहे हैं और लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ नी इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। क्या बोले हम लोग? ई इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। तो आप इसमें केवल मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हर न्यूमेरिकल में हम लोग डायरेक्शन से बचेंगे, है ना, माइनस साइन नहीं लेंगे। अच्छा, तो ये कैलकुलस के नज़रिए से देखिए, आप कैलकुलस के नज़रिए से देखिए और आइए क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा फैराडे कि आपको कैलकुलस में मैट्रिक फ्लक्स जो दिया होगा विच इज फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये ऐसा मैट्रिक फ्लक्स जो वेरिएबल है जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। और देखो जरा ध्यान से, बायोलॉजी वाले खास तौर से जितना फिजिक्स और वो मजबूत मैथ थोड़ा कमजोर होता है उसको देखिए आप। और ई बराबर डी ओवर डी टी। फाई की वैल्यू आई, फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 TU है। 5 TU प्लस नी 4T स्क्वायर प्लस नी 2T माइनस नी 5, ये। और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आप लोग। हाँ, तो 11th में पूरे साल भर 10 महीने 11th में यही कराते रहे हम। अब थोड़े बड़े बन जाओ या अभी भी कोई टाइम लेंगे आप, चलो बड़े मनो बच्चे ही बने रहो। डी ओवर डी टी ऑपरेटर को अंदर भेज दो। डी ओवर डी टी ऑफ 5TU प्लस नहीं डी ओवर डी टी हम पूरा ये दे रहे हैं, हमको अभी बच्चे हैं। डी ओवर डी टी ऑफ नी 2T माइनस डी ओवर डी टी ऑफ नी 5 प्योर कॉन्स्टेंट
कांस्टेंट बाहर ले आइए, डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस नहीं 4 डी ओवर डी टी, ये टी यू है, सॉरी टी यू, और ये हो गया टी स्क्वायर। 2 बाहर ले आइए, डी ओवर डी टी ऑफ डी टी, और प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। अब ये स्टेप नहीं, आप बड़े हो गए और सीधे यहाँ पे आ सकते हैं, ये वाला स्टेप सीधे नीचे वाला ला सकते हैं। इतना मजबूत करो एल प्लस ओ, तो यही देख लिया हमने। ये हो गया 5 × 3t स्क्वायर, पावर बगल में आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस नहीं 4 × पावर बगल में आ जाएगी 2t, ये पावर कम हो जाएगी, और ये वो आपका 1 हो ही जाएगा, प्लस नहीं 2। भाई कितना रहा इंड्यूस EMF? E इक्वल टू बोलो 15t स्क्वायर प्लस नहीं 8t प्लस 2। बोलिए आ गया सब लोग? आइए, ये वेरिएबल है या ई कांस्टेंट है? अभी द वैल्यू ऑफ ई डिपेंड्स अपॉन द टाइम स्मॉल टी। हम देख रहे हैं टाइम टी अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको निकालना है इंड्यूस EMF निकालना है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, टी बराबर 2 सेकंड में निकालना है। और यानी कि एट एनी टाइम टी बराबर 2 सेकंड, चलिए भाई स्मॉल ई ब्रैकेट ये वाला लगाइए, और यहाँ बॉटम पे लिखेंगे, बॉटम पे टी बराबर 2 सेकंड, ये दिखाई दे जाए हमें। यहाँ पर इंड्यूस EMF हम इंस्टेंट इनस निकाल रहे हैं, इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फाइंड आउट कर रहे हैं 15, और जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ क्या लिखना चाहोगे? जहाँ जहाँ टाइम लिखा हुआ टी, वहाँ टी की वैल्यू क्या रखोगे? 2। टी की वैल्यू 2। देखो बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर। क्योंकि आज हमें नहीं दिख रहा है। चलिए अंदर बोलिए। 78। वो तो सही बोल रहा है, इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ, अब सही बोला है। 78 नहीं, इसका नहीं EMF का यूनिट भूल गए क्या? वोल्ट क्या लिखोगे? 78 यानी वोल्ट। और आप पहले नहीं फ्लक्स निकालना सीख लो, फ्लक्स वाला बता दिया, और फिर यानी EMF जो इंड्यूस होते हैं उनके मैग्नीट्यूड निकालना सीख लो। और अगर इसी सर्किट में EMF इंड्यूस हो गया तो क्या संभावना रहती है, क्या उसमें फ्लो हो सकता है? करंट इन्हीं फ्लो पहले होता है या पहले EMF सेटअप होगा? इसी सर्किट में EMF इंड्यूस हो गया और ये 100% श्योर है उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। अगर EMF नहीं उसमें सेटअप है सर्किट में, और हमें फिर ये देखना पड़ेगा वेदर माई सर्किट इज क्लोज्ड और ओपन। अगर नहीं ऑयल या लूप या सर्किट हमारा क्लोज्ड है तो उस EMF से करंट फ्लो होगा, लेकिन शर्त तो यही है करंट अब उस समय फ्लो होगा जब हमारा सर्किट कैसा हो? हाँ, क्लोज्ड हो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। तो ध्यान तो सुनना मेरी बात। अभी तक हमने पिछले लेक्चरों में हमने इंड्यूस EMF निकालना सीखा, और एक बार इंड्यूस EMF निकाला है तो हम क्या निकालना चाहेंगे? हाँ, देखना जरा ध्यान से, कोई नई कहानी नहीं है, जो पुराने मेरे कॉन्सेप्ट वही काम करेंगे। करंट निकालने का फार्मूला याद है यार? EMF पता होता है तो बोलिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओ, टोटल नहीं EMF और टोटल रजिस्टेंस पढ़ के आए हो। और या कौन सा EMF है? ट्रेडिशनल EMF है या इंड्यूस EMF है? इंड्यूस EMF। और जिस यानी ऑयल या जिस सर्किट में या जिस यानी लूप में करंट फ्लो हो रहा है उसका हमें क्या चाहिए?
हाँ रजिस्टेंस चाहिए, टोटल रजिस्टेंस चाहिए सर्किट का। अब और इंड्यूस करंट का फार्मूला हमने क्या बना लिया, इंड्यूस करंट इन आई, बात वही चाहे स्मॉल आई लो या कैपिटल आई लो, इंड्यूस करंट आई बराबर बोलिए इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, और फार्मूला क्या बना ई बाई आर, और आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑयल। अच्छा ये जो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे वो कितना था बताना, ई बराबर क्या फार्मूला निकाल लाए थे आप लोग, एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, ये निकाला आपने जनरल फार्मूला एवरेज वैल्यू डेल्टा के फॉर्म में। चलिए आई अब बोलिए आप क्या इसमें कौन सी चीज़ बढ़ गई, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर भी है डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इन इनटू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। ये लीजिए बंद कर दो डब्बे में, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। इस तरह हमने ईएमएफ निकाला और ईएमएफ में हमने एक बार रेजिस्टेंस और डिवाइड कर दिया, एक बार ईएमएफ निकालने में मास्टर बन जाएगी। जैसे अभी ये न्यूमेरिकल लगवाया इसमें ऑयल और रेजिस्टेंस दिया और हम करंट निकाल देते, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो इतना है, टाइम इंटरवल बोलो डेल्टा टी है, और ये एवरेज वैल्यू है, जनरल एक्सप्रेशन है, और टाइम इंटरवल वेरी 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 स्मॉल होता तो हम इसको ऐसे लिखना पसंद करते, एन अपॉन आर डी फाइव ओवर डी टी। ये लीजिए आई इक्वल टू एन अपॉन आर डी फाइव ओवर डी टी। क्लियर? वो जनाब और ईएमएफ में नहीं, अब हमारे प्रश्नों का जवाब सुनो, इनसे प्रश्न बनेगी। इसी सेल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डिपेंड करता है नंबर एक नंबर ऑफ टर्न के ऊपर, नंबर दो चेंज इन फ्लक्स के ऊपर, नंबर तीन टाइम इंटरवल के बीच में, द टाइम नहीं फॉर विच द एनी फ्लक्स चेंजेस इन द लूप, वो टाइम जितनी देर के लिए मैग्नेटिक लूप में चेंज हुआ, या डायरेक्ट बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए और नंबर ऑफ टर्न चाहिए लूप में। करंट में क्या क्या चाहिए बताइए हमें, नंबर ऑफ टर्न, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं इट मीन चेंज इन फ्लक्स चाहिए, और टाइम भी चाहिए इतनी देर के लिए वो हुआ, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए। और इसमें कौन सी चीज़ बढ़ा दी आपने, और इसमें कोई एडिशनल फैक्टर बढ़ा करंट में, रजिस्टेंस यानी सर्किट का ज़्यादा हो गया, करंट कहाँ मिलेगा, हाँ और ये वही ओम लॉ फॉलो कर रहे हैं ना हम लोग, एयर ऑयल में रेजिस्टेंस ज़्यादा और इंड्यूस करंट कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फैक्टर बढ़ा। अब परीक्षाओं प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, क्या नहीं किसी भी सेल किसी भी इंड्यूस ईएमएफ सर्किट में डेवलप होने वाले इंड्यूस ईएमएफ का जो वैल्यू है क्या वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये इंड्यूस ईएमएफ जो है ये इंड्यूस ईएमएफ सॉरी ये इंड्यूस ईएमएफ इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर डिपेंड करती है। अगले पेपर में प्रश्न आ गया क्या इंड्यूस करंट की वैल्यू नहीं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर डिपेंड करेगी, हाँ तो यही प्रश्न है, इंड्यूस करंट डिपेंड अपॉन द इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट any but any induced any EMF any is independent of the resistance of the circuit। और फिर एक बार वही बात पहले क्या डेवलप कराया हमने, इंड्यूस्ड EMF सर्किट नहीं अगर क्लोज है उसमें करंट भी फ्लो होगा, उस करंट को हम इंड्यूस करंट बोलेंगे। और इंड्यूस करंट और करंट कैसे फ्लो होता है ये बताइए हमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ता है, करंट यानी जब जब फ्लो होगा जब नहीं वायर में क्या फ्लो होने लगे होंगे, हाँ चार्ज फ्लो हो रहे होंगे चार्ज, और यहाँ पे भी चार्ज को पुश किया जाएगा। ये जो इंड्यूस ईएमएफ से डेवलप हुआ और यहाँ पे भी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ले लिया इंड्यूस चार्ज का, कौन है चार्ज बेटा, इंड्यूस चार्ज, ठीक है। और हम लोग इससे पहले पढ़ के आए वो कौन से चार्ज रहे होंगे,
रियल तो ये भी है, लेकिन ये जिन फ्लक्स की वजह से दौड़ लगाएंगे, यानी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से दौड़ लगा रहे हैं, और जो रियल चार्ज है वो रियल यानी ईएमएफ जो बैटरी या सेल लगी होती है उसकी वजह से दौड़ लगाते हैं। वो दो ईएमएफ हैं, सेल या बैटरी के ईएमएफ से ये रियल चार्ज मूव करते हैं, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ से जो चार्ज मूव करेंगे वो इंड्यूस चार्ज होंगे, और दोनों का डायरेक्शन में अंतर आएगा, लेंज आएगा। यानी कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी वो लेंज लॉ से सीख लेंगे अभी, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कॉन्सेप्ट हमें और लेना पड़ रहा है, इसका लेना पड़ रहा है, इंड्यूस यानी चार्ज का लेना पड़ रहा है। और चार्ज कैसे निकालते हो, चार्ज करंट में कोई रिलेशन पढ़ के आए तुम लोग, चार्ज में करंट में रिलेशन आई बराबर Q और T, ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? अगर नहीं टाइम का इंटरवल वेरी 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 स्मॉल हो, है ना, तो चार्ज भी स्मॉल होगा, डेल्टा Q और डेल्टा T, और आई का फार्मूला हम बना सकते हैं आई बराबर डेल्टा Q और डेल्टा T, और टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, तो ये आई बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, डी ओवर डी टी अपनी Q, डी Q ओवर डी टी, इंस्टेंट करंट हो जाएगा। तो ये है वो आई बराबर डेल्टा Q और डेल्टा T, या आई बराबर डी Q और डी टी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा दो, तो इससे क्या मिलेगा हमें, यहाँ से डेल्टा Q या डी Q निकाल सकते हो, इंड्यूस चार्ज, कौन सा चार्ज बेटा, आई इंटू डी टी, और इंड्यूस चार्ज डी Q बराबर बोलो क्या हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज नहीं डी Q बराबर हो जाएगा आई इंटू डी टी, ठीक है, इंड्यूस चार्ज डी Q बराबर आई इंटू डी टी, और आई का फार्मूला वो वाला आओ जो टाइम इंटरवल डी टी के लिए बना है, ये वाला आप इसी से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा टी है और डेल्टा टी वाला ये वाला फार्मूला लगा देना। तो आई की वैल्यू क्या थी, एन अपॉन आर डी फाई ओवर डी टी इंटू डी टी, क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और इंड्यूस चार्ज बोलो, इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज की वैल्यू आई, इंड्यूस चार्ज डी Q बराबर एन अपॉन आर इंटू डी फाई, ये आ गया फार्मूला। और देखिए आपके पास तीनों फार्मूले अवेलेबल है, तीनों फार्मूले अवेलेबल है आपके पास में, इंड्यूस ईएमएफ वाला भी फार्मूला है, इंड्यूस यानी करंट वाला भी फार्मूला है, और इंड्यूस चार्ज वाला भी फार्मूला है। तीनों फार्मूले को मेहरबानी बरतिए। तो सबसे पहले क्या पैदा हुआ, ईएमएफ वाला, इंड्यूस ईएमएफ, फिर करंट, फिर चार्ज, और ई बराबर एन डी फाई ओवर डी टी, ई बराबर एन डी फाई ओवर डी टी, ई बराबर आई बराबर एन अपॉन आर डी फाई ओवर डी टी, और ये आपके सामने आ गया। अब इसमें और सी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं दे रही, इस फार्मूले और इस फार्मूले क्या चीज़ कैंसिल हो गई, डी टी कैंसिल, डी टी कैंसिल। अब आइए इंड्यूस चार्ज नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कौन सा पैरामीटर है जो इसमें दिख नहीं रहा, टाइम मतलब चार्ज निकालने के लिए फ्लक्स नहीं इम्पोर्टेंट है, चेंज इन फ्लक्स की नीड है या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की नीड रहेगी, हाँ, जब नहीं इसी इंड्यूस चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे वहाँ नहीं हमारे लिए मीनिंगफुल रहेगा चेंज इन फ्लक्स। हमें इससे मतलब नहीं जो मैग्नेट यानी ऑयल के पास ले जा रहे हैं उसकी स्पीड इतनी है, क्या फास्टर रेट में ले जा रहे हैं या स्लोअर ले जा रहे हैं, वेदर द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द ऑयल इज एट ए वेरी फास्ट रेट या व्हेन ए मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द ऑयल एट ए वेरी स्लो रेट। तो जो मैग्नेट चेंज हो रहा है वो फास्ट रेट पर हो रहा है या स्लो रेट पर हो रहा है, ये कोई मीनिंग यहाँ नहीं रखा है। इंड्यूस चार्ज निकालेंगे, इंड्यूस चार्ज में केवल हमें चेंज इन फ्लक्स चाहिए, और कौन से फैक्टर जो इंड्यूस चार्ज को रेगुलेट करेंगे, एक नंबर ऑफ टर्न, दूसरा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और तीसरा बोली तीन कॉन्सेप्ट है, 300 सवाल बना सकते हो आप पढ़ने वाले हो स्टूडेंट। तो हमारे फेयर रजिस्टर, हमारी क्लास नोट को अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और जब चैप्टर खत्म हो जाए आप अपना फिट एंड फाइन यानी फार्मूला रजिस्टर बनाते रहिए।
लेकिन नहीं, हम होश संभालते हैं जब हमारी पेपर हो जाए, अब कहेंगे पापा हमें अच्छे से इंस्टीट्यूशन में दाखिला करा दो, तो हम IIT की तैयारी करेंगे, तो हम नीट की तैयारी करेंगे, तो उसमें ठीक रहेगा। ये 1000 रुपये वाला सर समझ में नहीं आ रहे, 2.5 लाख रुपये वाला सर खरीदिए। टीचर को बेआऊ हो गया ना। अच्छा, कौन सा लॉ पढ़ने की इच्छा रखते हो आप लोग? लेंज लॉ है ना। लेंज लॉ क्या आने की कोशिश करेगा? आओ, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन अपनी इंड्यूस नहीं EMF या इंड्यूस करंट दोनों बोल सकते हो। तो जो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन जब निकाल लोगे और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF में क्या मिल जाएगा? इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। हाँ ना। और पहले लेक्चर में आपने कुछ नहीं, हमारे हिंदी के मुहावरे सुने होंगे, इडियम फ्रेजेस जैसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, मतलब जो यानी ऑज होता है इसको प्रोडक्शन जो इंड्यूस यानी EMF या इंड्यूस करंट यानी ऑज बनता है, दैट यानी प्रोड्यूसिंग इट यानी उसी वो क्या करेगा? अपोज करेगा। ना तो सुनना मेरी बात, हम लोग क्या चेक करेंगे? पोलरिटी। इसकी पोलरिटी चेक करेंगे ऑफ इंड्यूस्ड EMF की। जो EMF इंड्यूस हो गया उससे पोलरिटी बनेगी। यहाँ पोलरिटी क्या बनेगी? नॉर्थ और साउथ बना के दिखाएंगे आपको। वो कैसे होनी चाहिए? इज सच दैट, और ये पोलरिटी जो है जो डेवलप होगी ऑयल में, सर्किट में, नॉर्थ यानी पोल और साउथ पोल जो है बनेगी, वो कैसे बनेगी? वो इंड्यूस यानी EMF की हेल्प करेंगे या इंड्यूस EMF यानी अपोज करने की कोशिश करेंगे? इंड्यूस EMF जो ऑज अपोज करेंगे, बोलिए। अपोज करेंगे। हाँ, इतनी अपोजिस द ऑज, उस ऑज अपोज करेगी। इट अपोजिट द ऑज विच इज प्रोड्यूसिंग इट, जो इसको क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। केवल ये स्टेटमेंट तो 2 लाइन दिखा दिया हमने। क्या लिखा जरा? लेंज लॉ ने क्या बोला बताइए? हमें इंड्यूस्ड EMF जो है डेवलप जो हो रहा है सर्किट में, ऑयल में, उसकी पोलरिटी इस तरीके से लेनी है कि वो वास्तव में अपोज करे। पोलरिटी इस तरह से बनानी होगी कि वो अपोज करे द ऑज, उस ऑज अपोज करे विच नहीं प्रोड्यूसिंग इट। इसको एक एग्जाम्पल समझिए, देखना जरा ध्यान से। चलिए यही एक पहले एक टर्न बना के दिखा रहे हैं, पूरा बना दे रहे। चलो ये ऑयल हमने ली, देखनी ऑयल हैविंग द नंबर ऑफ टर्न, और ये लीजिए। ये पता लगाने के लिए कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें हमने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। हाँ देखना बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट हो गया। इसमें ये नॉर्थ यानी पोल है ये, और ये साउथ पोल है। मैग्नेट को इधर मूव करा रहे हैं, और सोचो यानी व्हेन मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द ऑन द पोल है नॉर्थ पोल, व्हेन द नॉर्थ यानी पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द ऑयल। अभी जो मैग्नेट ये बना हुआ है, इस मैग्नेट का नॉर्थ यानी पोल हम लोग ऑयल की ओर ले जा रहे हैं। और व्हेन ये मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द ऑयल, और देखो ये मैग्नेट पास ला रहे हो, क्या कर रहे हो? मैग्नेट पास ला रहे हो। जब मैग्नेट नहीं ऑयल के पास में लाओगे तो अब मैग्नेट यानी ऑयल के साथ जो लिंक है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। हाँ इंक्रीज होगा, क्योंकि आप लोग यदि अच्छे से सीख लो, एक बार मैग्नेट के द्वारा पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनाना सीख लो। ये लीजिए, अगर नहीं ये यहाँ ऑयल होती तो इसमें फ्लक्स जो कम गुजर रहा है, ऑयल और दूर कर दो और कम गुजरेगा।
बहुत दूर ले जाओ फ्लक्स गुजरना बंद हो जाएगा। ये पास मिला रहे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है या पास हो रहा क्रॉस हो रहा वो और बढ़ने लगा। और जैसे यानी सेपरेशन पास होता है ऑयल और मैग्नेट के बीच में, ये सेपरेशन कम होता है, वैसे ही फ्लक्स बढ़ने लगता है। और अगर इसको मैग्नेट को दूर ले जाओ फ्लक्स कम होने लगा। तो हम अभी इसमें गौर नहीं करेंगे कि बढ़ रहा है कम हो रहा, बस इतना और फ्लक्स में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर फ्लक्स में चेंज होगा, अगर इसमें फ्लक्स में चेंज होगा, इसमें क्या सेटअप हो जाएगा ऑयल में? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, वेरी गुड। और हमें यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या देखनी है? पोलैरिटी देखनी है, पोलैरिटी। अभी देखो कौन सा पोल है, नहीं ये नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल आप पास ले जा रहे हो, कौन सा पोल पास ले जा रहे हो? हाँ, आप अपनी नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे हैं। तो इसमें ऐसी पोलैरिटी डेवलप करवाओ, इसमें ऐसी पोलैरिटी इंड्यूस कराइए कि इसके पास आने का विरोध होने लगे, मैग्नेट के पास आने का अपोज होने लगे। तो मालूम क्या हुआ? तो इसमें तो ये एक पोलैरिटी डेवलप हो गई। इसमें इंग्लिश का हमने ये एल लेटर बना दिया। कौन सा लेटर बनाया? एन। वेरी गुड। तो एन और एन ये सिमिलर पोलैरिटी डेवलप हो गई। और सिमिलर पोलैरिटी डेवलप होने से यहाँ पे क्या होने लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें लगना शुरू हो जाएगा। और फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो पास आएगा, अपोज शुरू हो गया नहीं हो गया? तो अभी मैग्नेट जो पास ला रहे थे, पास लाने के मैग्नेटिक फ्लक्स में डेवलपमेंट शुरू हुआ, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। जैसे ही वो पैदा हुआ उसने पूछा हम क्यों पैदा हुए, मेरे पैदा होने का कॉज क्या है, व्हाट द कॉज ऑफ माई जनरेशन। और इसी ने आए भी आप इसलिए पैदा हो रहे हो क्योंकि मैग्नेट आपका नॉर्थ पोल मैग्नेट पास आ रहा है। और उस नॉर्थ पोल को पास आने का अपोज अभी होता है जब ये भी नॉर्थ डेवलप हो जाए और ये अपोज चालू हो गया। अब इंग्लिश का लेटर हमने एन बना दिया, अब आपको डायरेक्शन बनाना सरल हो गया। ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपने आप ने अलग है, आपने ये एल लेटर बना दिया। और इन दैट मैनर वी डिटरमाइन द डायरेक्शन अपने इंड्यूस करंट। पहले इंड्यूस ने ईएमएफ पोलैरिटी ढूंढना शुरू कर दो, पोलैरिटी में मास्टर बन जाओ, करंट अपने आप में नहीं बनना शुरू हो जाएगा। चलिए यही सवाल होता, अब हमें जवाब देना। अगर यही सवाल होता इसमें मैग्नेट यानी नॉर्थ पोल जो है इसको इधर ले जा रहे हैं, अब बताइए क्या हालत रहेगी? और वो वाला फेस आइए जो इस नॉर्थ पोल के पास में है। और अब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं। अब सोचो नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, फ्लक्स में क्या होगा? चेंज होगा और फ्लक्स डिक्रीज होगा। जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो नहीं इसमें क्या सेटअप हो जाएगा, क्या बनना शुरू हो जाएगा? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा। वेरी गुड। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। और आपको पोलैरिटी निकालनी चाहिए। पोलैरिटी पहले ये पूछेगा ईएमएफ कि हम इससे पैदा हुए और ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है उससे पैदा हुआ। और दूर जाने अब वो अपोज करेगा। अगर दूर क्यों जा रहे? पास आओ पास आओ पास आओ। तो ये पहले फोर्स ऑफ रिपल्शन था, अब वो क्या करना चाहेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन? हाँ, ये भैया तुम दूर मत जाओ, तुम फ्लक्स को डिक्रीज कर रहे हो और हम फ्लक्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो पास लाएगा। और अगर आपको उसको कंटिन्यू करना है और फिर भी इसमें क्या शुरू हो गया? इसमें अट्रैक्शन शुरू हो गया, फिर भी हम मैग्नेट को मूविंग अवे फ्रॉम द ऑयल और वी हैव टू डू द वर्क। आपको क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे पास लाने में फोर्स ऑफ रिपल्शन अगेन में वर्क करना पड़ रहा है और यहाँ दूर ले जाने में भी वर्क करना पड़ रहा है। वो एस बना दिया। एस से आपने पोलैरिटी ढूंढ लोगे, करंट की डायरेक्शन में आ दोगे। ऊपर वाले में करंट देखो, नीचे वाले में करंट देखो। ये करंट जब ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये इसमें नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी ये, और इसमें नीडल जस्ट अपोजिट डिफ्लेक्ट कर जाएगी। और ये जो पोलैरिटी जो यहाँ डेवलप हो रही है इंड्यूस, वो ऐसे डेवलप कर रही है भाई। ये जो नॉर्थ पोल यानी और ये साउथ पोल जो डेवलप हुए हैं इंड्यूस ईएमएफ की वजह से डेवलप हुए हैं। पोलैरिटी में इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इन अपोजिट द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। ये उस कॉज अपोज कर रहा जिससे ये पैदा हुए। ठीक है, बोलिए।
अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, पहले वाले मामले में जब आप इसे पास ले जा रहे हो आपका कौन सा फोर्स लग रहा था? और अगर नहीं आपने मैग्नेट का मोशन कंटिन्यू करना चाहते हो आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन अगेन में वर्क करना पड़ेगा ना। इसमें जैसे दूर ले जाने शुरू हुए उसमें क्या डेवलप होना शुरू हो गया? फोर्स ऑफ नहीं बोलो, अट्रैक्शन। ये दो एग्जाम्पल हमने आपको आए, दोनों एग्जाम्पल में यू हैव टू डू द वर्क डन। बोलो सहमत हो? इन बोथ द केसेस वर्क इन शुड बी डन या वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट। इसमें भी मैग्नेट को कंटिन्यू कराना है, मूव कराना को वर्क करना पड़ेगा, इसमें भी दूर ले जा रहे को वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क ही है, दिस इज द वर्क इन दिस इज द मैकेनिकल वर्क which is stored in the oil in the form of the electrical energy। और आप ना हमें ये बता दीजिए लेंज लॉ इस लॉ को फॉलो कर रहा है? लेंज लॉ फॉलो द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा लॉ लगाया जा रहा है? बोलिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये वाला स्टेटमेंट आपने लिखा है, क्या लिखा है? पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सच दैट इन अपोजिट द कॉज इन व्हिच इन प्रोड्यूसिंग इट। नोट कर लिया? अच्छा, या दूसरे तरीके से चलो हम बोल रहे हैं, उसको सुनो। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, या सीधे सीधे आप लिखेंगे इंड्यूस करंट विल फ्लो इन सच ए वे। हमारा इंड्यूस करंट इसी सर्किट में अगर फ्लो होगा वो इंड्यूस करंट विल फ्लो इन सच ए वे दैट इट, वो करंट क्या करेगा? बोलिए, कॉमन वही लैंग्वेज, अपोजिट करेगा। द कॉज बोलने के तरीके है ऑफ इट्स प्रोडक्शन, इसका विरोध करेगा ये। हाँ, इट्स नी प्रोडक्शन या इट्स नी जनरेशन, वेरी गुड, इट्स नी क्रिएशन, इतने अच्छे शब्द है। द इंड्यूस करंट विल फ्लो इन सच ए मैनर इन दैट इट ऑलवेज एक चीज और बढ़ा दे, हमें क्या बढ़ा दे? ऑलवेज। हाँ, और ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट हमने रिलीज कर दिया। और ये पूरे चैप्टर में कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे लेंज लॉ आपको हर जगह लगाना पड़ेगा। इंड्यूस ईएमएफ या इलेक्ट्रोन इंडक्शन कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे आपको लेंज और लॉ को हर जगह अप्लाई करना आना चाहिए। और ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे दिया जो जल्दी आप समझ लोगे। सर्किट लोड है और इंड्यूस करंट विल फ्लो इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज अपोजिट द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। इसका कुछ कर रहा है ये। हाँ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, बस इतना याद रखो, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जिससे ये इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है उसका कॉज अपोज करेगा। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं जो डेवलप हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बहुत सारे तरीके हैं। अभी केवल दो ही तरीके हमने बताए हैं, सिर्फ दो तरीके बताए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी वो सिर्फ एक मेथड ये बताया जिसमें मैग्नेट को हम कॉल के करीब ले जाते हैं, और ये मेथड ये जिसमें मैग्नेट को कॉल के दूर ले जाते हैं। यही को दो बताए अभी हमने। हाँ, और फिर और भी बहुत सारे मेथड अभी धीरे धीरे हम एडॉप्ट करेंगे। और ये दो स्टेटमेंट अभी हमने लिखा दिए, दोनों तैयार कर लोगे। एक इन्हें ईएमएफ के रिस्पेक्ट में लिखाया और एक हमने इंड्यूस करंट के रिस्पेक्ट में लिखा दिया। तो ये जो करंट था
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ में डेवलप हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट डेवलप होता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और स्वाभाविक है जब ऑयल में इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा उसमें पोलैरिटी डेवलप होगी। और ये जो अभी साउथ यानी पोलैरिटी और नॉर्थ पोलैरिटी जो आप डेवलप करके दिखा रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो उसमें ऑयल में जो मैग्नेटिज्म बिहेवियर मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया, ऑयल में क्या डेवलप हुआ? मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड करंट से भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गए, और इंड्यूस्ड करंट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन रहे हैं। और वो ऐसे बन रहे हैं, वो लॉ क्या हो गया? वो जो मैग्नेटिज्म उसमें डेवलप हो रहा है या जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है वो क्या कर रही है? उस ऑयल का ही अपोज कर रही है जिससे वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो चलिए वो हमें आगे जिसमें आपको एक होमवर्क दिया जाए पूरे लेक्चर से रिलेटेड। शुरू करें होमवर्क।